वक्ता है तो मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ और सीधा ही उनसे निवेदन करूंगा कि इस सब्जेक्ट पे वो अपनी बात रखें। सौम्य दत्ता जी। धन्यवाद। सबको जिंदाबाद। एक्चुअली यदि पर्यावरण का संकट की बात करें तो आज सिर्फ यदि पर्यावरण तो बहुत किस्म का होता है, इनका सामाजिक पर्यावरण का भी आज बहुत बड़ा संकट है, जो बात अभी भी चल रहा था। तो लेकिन हम यदि पर्यावरण जो एनवायरनमेंट का हिसाब से बात करें, जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स जो है, तो उसमें तीन बड़ा हिस्सा आज के दिन में बहुत क्रिटिकली, बहुत खतरनाक स्थिति में ऑलमोस्ट पहुंच रहा है। उसमें एक शायद खतरनाक स्थिति का जो एक लिमिट है वो क्रॉस कर चुका है, लेकिन कुछ और भी चीज जो उसका बॉर्डर लाइन पे है। तो एक तो जो आम लोगों का भाषा में बोला जाता है ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, तो हवा का मौसम, जो भी जिस भाषा में जैसे बोला जाए, उसके कुछ इंडिकेटर्स है, कुछ ऐसे मानदंड है। यदि उसके आसपास कोई अर्थ सिस्टम, जिसको धरती तंत्र बोला जाता है, यदि अर्थ सिस्टम्स उसके आसपास पहुंच जाए तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि एक चीज सारी दुनिया में, इसका विज्ञान में जो है, ये हम जानते हैं कि इसका जो लिमिट्स है, इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट हम अभी नहीं कर पाते हैं। मतलब दुनिया में कहीं भी देखे, ये कितनी टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाके जो आज का सिस्टम सारे बदल जाएगा, वह कितना आपको जो अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन व ओशन करंट, जो वो कितनी हद तक उसका नॉर्थ अटलांटिक सागर में वो ठंडा होने से पूरी दुनिया का जो हीट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बिगड़ जाएगा। और जो हम लोग जैसे इक्वेटोरियल रीजन में है, जो गर्म देशों में है ऑलरेडी, वहाँ ऊपर में ठंडा होगा, यहाँ गर्मी बढ़ जाएगा। ये ठीक कितने में होगा? ऐसे बहुत सारे जो 9 धरती तंत्र है, अर्थ सिस्टम्स है, उसके बारे में एग्जैक्ट मेजरमेंट होता नहीं है, लेकिन उसका कुछ मोटा मोटा इंडिकेशन हम देख पा रहा है। और उसके आप लोगों ने प्लानिटरी बाउंड्रीज का जो स्टडीज हुआ पहला 2009 में, फिर सेकेंड बार जब बहुत सारे देशों का साइंटिस्ट उसमें ज्वाइन किया 2015 में, और लास्ट जो हुआ 2023 में, मतलब करीब 1.5 साल पहले वो स्टडी, 1.5 साल भी पूरा नहीं है, 1 साल और थोड़ा सा पहले वो स्टडी पब्लिश हुआ था। तो उस स्टडी से दिखता है जो 9 जो धरती का जो बाउंड्रीज हम बोलते हैं, कि जिसके बाहर यदि हम धरती का कंडीशन को बदल दे तो शायद वो अपने आप में, जिसको एम्पलीफाइंग फीडबैक इफेक्ट बोलते हैं, उसमें हम चले जाएंगे, उस साइकिल में। मतलब जहां जो इफेक्ट है वो कॉज को बढ़ाएगा, कॉज फिर इफेक्ट को बढ़ाएगा, और ये कुछ फीडबैक मैकेनिज्म जो एम्पलीफाइंग है वो धरती तंत्र को अपने आप ही बिगड़ने में एक्सीलरेट करेगा। इसमें बहुत सिंपल एक चीज है, जैसे आप उत्तर या दक्षिण दोनों, काफी उत्तर का जो एरिया है और दक्षिण में जहाँ बहुत बर्फ है, और इसमें इस हिस्सा में बहुत उत्तर ना भी जाए, आप हिमालयन एरिया चला जाए, हिमालय उसके साथ ट्रांस हिमालय तिब्बत को लेके, जहाँ जिसको धरती का तीसरी मेरु, थर्ड पोल कहे जाते हैं, वहाँ जैसे गर्मी, मैंने इसको एग्जाम्पल की तरफ, जैसे गर्मी बढ़ता है वहाँ थोड़ा सा ज्यादा बर्फ पिघल के ऐसे मिट्टी पत्थर एक्सपोज हो रहा है, जो बर्फ है वो बर्फ बहुत ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके फिर आसमान में भेज देता है, महाशून्य में भेज देता है। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघल के वहाँ पत्थर मिट्टी एक्सपोज हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा सूर्य का गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें गर्मी और बढ़ते हैं, तो और बर्फ पिघल के और ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसको एक एम्पलीफाइंग फीडबैक साइकिल बोलते हैं। मतलब एक स्टेज में आप उसको बाहर चले गए तो ये जो सिस्टम है ये अपने आप ही उस विपर्यय को, उस आपदा को बढ़ाते जाएगा, और बहुत जल्दी वो सिस्टम ब्रेक कर जाएगा। मतलब धरती को जो कंट्रोल करके रखे हैं वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसे 9 सिस्टम वैज्ञानिक ने आइडेंटिफाई किया है, लेकिन जो 2023 का जो स्टडी है उसमें दिख रहा है, उसमें 3 तो शायद हम ऑलरेडी शायद तोड़ चुके हैं, और बाकी 3 एकदम बॉर्डर लाइन पे है। तो ये अभी भी जो बहुत सारे सरकारें, यूएन का सिस्टम में, हम क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज में हम बहुत कुछ करेंगे, मतलब करेंगे कब करेंगे? जब धरती पूरा बिगड़ के कोलैप्स करने का, धरती का जो सिस्टम्स है वो कोलैप्स करेगा, तब हम कुछ करने का सोचेंगे, इस ढंग का लगता है। तो एक तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है।
हमारे देशों के लिए, इसमें सिर्फ भारत नहीं है, दक्षिण एशिया, क्योंकि भारत जब हम क्लाइमेट एक्शन करें बा पॉल्यूशन का कुछ एक्शन के बात करें, तभी हमें रियलिस्टिकली दक्षिण एशिया को देखना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सालों से, पिछले 15 से 18 सालों से दिखा जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा असर वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो जल चक्र है, उसके तहत सबसे ज्यादा दिख रहा है। जैसे सबसे ज्यादा परिवर्तन, कितनी बारिश होगा, कब हेवी बारिश होगा, कितने दिनों में पूरा मानसून का बारिश बांटा रहेगा, कितनी हेवी बारिश होगा, फ्लड होगा, ये काफी ज्यादा, ये सारे जल चक्र का हिस्सा है। कितना ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, कितना इवेपोरेट करेगा, तो सबसे ज्यादा तेजी से जो परिवर्तन हुआ है वो जल चक्र का तहत हुआ है, वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का तहत हुआ है। पिछले 40 साल का जो डेटा है वो दिखा रहा है। तो ये जो जल चक्र का जो बिगड़ने का साथ साथ, अब एक तो वाटर क्राइसिस, मतलब मिल नहीं रहा है पानी, और ये आप देख रहे हैं आज अफ्रीका से काफी सारे देशों से, उसमें पहले तो सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, साउथ सुदान, सूडान, ऐसे बहुत सारे देश थे। लेकिन अभी केनिया जैसे देशों से भी, केनिया जैसे आप जानते हैं बहुत बड़ा जंगल, सवाना लैंड, बहुत बड़ी अच्छा सा खासा जंगल होता था, एक बड़ा हिस्सा का जमीन सूखा है। और हमने ये सब काफी कुछ देशों में गया भी, लोगों से बातचीत भी किया, देखा भी कंडीशन, बहुत सारे नदियां जो बहते था साल भर, सूखा पड़ा हुआ है। और पिछले 2023 का जो दुनिया भर के डाटा है वो भी आप देखेंगे, वो भी एक ही कहानी बोलते हैं कि दुनिया में रिवर फ्लोज काफी नीचे गया। और इस साल का जो पिछले साल 2024 है, इस मतलब 2024 का जो आंकड़ा है वो दिखा रहा है ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीन जो मेजर रिवर सिस्टम दक्षिण एशिया को पानी देके बचा के रखते हैं, वो तीनों में पानी का उपलब्धता बहुत तेजी से घटा है। उसमें दो चीज है, एक तो हिमालय के पहाड़ में, जैसे मैंने बोला, एम्पलीफाइंग फीडबैक साइकिल में एक बार आपको गर्मी बढ़ा तो वो और ज्यादा बर्फ पिघला रहा है, वो और ज्यादा गर्मी, और ज्यादा बर्फ पिघलाना, मतलब समर में बहुत एकदम छोटा ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा पानी, उसके बाद सूखा का मतलब पानी कम मिलने का, सूखा पूरा नहीं, पानी कम मिलने का। और वो पानी जब बंटवारा होगा तो कम मिलने का मतलब सभी को कम मिलेगा, और बहुत सारी जगह में मिलेगा भी नहीं। तो ये पश्चिम हिमालय का नदी का तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट स्टडी आया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये तीन जो मेजर रिवर सिस्टम, तीनों में 2024 का आंकड़ा बोल रहा है आपको पानी का फ्लो ऑफ वाटर ये बहुत कम हुआ है, जो ऊपर से नदी का फ्लो आ रहा है। तो ये एक और बड़ा खतरा का घंटी है, क्योंकि पानी बिना हमारा सभ्यता भी नहीं टिकेगा, खेती भी नहीं टिकेगा, हम पीने का पानी का भी कमी पड़ जाएगा। तीसरा जो बड़ा संकट दक्षिण एशिया के सामने है, और जो मैंने बोल रहा था, दक्षिण एशिया में यदि हम इकट्ठा नहीं हो पाए, और आज जो अभी अब बात चल रहा था, भारत पाकिस्तान में एक विद्वेष, एक लड़ाई का माहौल बना रखे है, तो जितनी कोऑपरेशन, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का कोऑपरेशन व गैंजेस वाटर ट्रीटी का जो कोऑपरेशन बांग्लादेश के साथ है, ये सब यदि हमारा ये सरकार बिगड़ते जाए तो हम इकट्ठा होके कोई काम नहीं कर पाएंगे, और इकट्ठा होके काम ना करने से ये समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ इस हिसाब से, इससे हिसाब लगा लीजिए, भारत और बांग्लादेश में 54 ट्रांस बाउंडरी रिवर है, जिसमें 57, जिसमें 54 भारत में ओरिजिनेट करते हैं, बांग्लादेश का अंदर से जाते हैं, और 3 ही सिर्फ बांग्लादेश में ओरिजिनेट करते हैं, भारत के होके 2 फिर बांग्लादेश में जाते हैं। तो आप नदी और पानी इसका समस्या को हल करेंगे, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान इधर, और उधर पाकिस्तान, भारत, और साथ में एक हिस्सा तिब्बत का भी आपको लेना पड़ेगा। इनका बिना कोऑपरेशन आप ये जो समस्या है, इंडस का लिए आपको पाकिस्तान, भारत को एक आना पड़ेगा, बाकी इधर का रिवर के लिए आपको भारत के साथ बाकी ऑल पूर्व का जो देश है उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी जाके हम जॉइंटली कुछ कर पाएंगे। तो एक तो वो बहुत बड़ा वो जो इंटरकनेक्शन है और ये संकट है। तीसरी बहुत बड़ा संकट जो दक्षिण एशिया को है वो है वायु प्रदूषण का। प्रदूषण और वो बहुत किस्म का है, पानी का प्रदूषण है, जमीन का प्रदूषण है, ध्वनि का है, जो कंडीशंस खराब होते जा रहा है। लेकिन जो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका है, जो आंकड़ा जो हमें मिल रहा है, जो और उसमें जो फॉर्मूलाज है, जो कितनी एयर पोल्यूशन में आप सालाना एवरेज में बिताएंगे,
तो आपको क्या क्या नुकसान होगा, उसमें इकोनॉमिक नुकसान कितना होता है, उसमें हेल्थ का नुकसान कितना होता है, ये सब लेके आपको कितना साल जिंदगी से एवरेज सबको होगा ऐसा नहीं है, एवरेज में कितना कम हो जाते हैं। इसमें जो आंकड़ा आए हैं बेस्ड ऑन ग्लोबल डेटा, जो सारी जगह का एयर पोल्यूशन रिकॉर्ड पूरे दक्षिण एशिया को, भारत और दक्षिण एशिया का मेजर पार्ट, नेपाल भूटान का कुछ हिस्सा छोड़ के 90% जनता बहुत बुरा किस्म का एयर प्रदूषण में, प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। और ये सबसे ज्यादा इसमें गंभीर स्थिति ये है जो बच्चा है, पर्टिकुलरली जो 7-8 साल तक का बच्चे होता है, क्योंकि उनका एकदम पूरा फॉर्मेटिव ईयर्स होता है, इंक्लूडिंग ब्रेन बच्चे का पूरा फॉर्म होके पैदा नहीं होता है, वो एक इवोल्यूशनरी रीजन में, तो उसका ब्रेन भी उस टाइम फास्ट डेवलप्ड होता है। तो उसी के साथ यदि बहुत प्रदूषित हवा अंदर जाए तो बहुत सारे, सिर्फ एक डिजीज नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा करते हैं जो आगे जाके भी उस बच्चे को कैपेसिटी वो बहुत कम कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और इसको कोई सोल्यूशन दक्षिण एशिया में जो सरकारें हैं वो अभी करने के लिए दिख नहीं रहा है। और क्या आपको दिख रहा है, अब यदि इस बार भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इतना बड़ा नाम है, पूरी 146 करोड़ 146 करोड़ लोगों के लिए जितनी सारे पर्यावरण समस्या है ये सब देखे, इन सब का देखने का जिम्मेदारी सेंट्रल पर्यावरण मिनिस्ट्री का है, क्योंकि स्टेट का जो पर्यावरण मिनिस्ट्री है वो बहुत कम फंडिंग करते हैं, उनके पास पैसा है नहीं। पर्टिकुलरली जीएसटी का जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है उसके बाद से स्टेट का हाथ में पैसा बहुत कम है, एक दो जैसे दिल्ली व गोवा ऐसे छोड़ देंगे तो बाकी स्टेट का हाथ में इतना पैसा है नहीं। तो इस कंडीशन में इस बार यदि आप बजटरी एलोकेशन देखें, क्योंकि जब तक आप एक एक्शन प्लान को व एक डिपार्टमेंट को पैसा नहीं देंगे तो इसके ऊपर काम कैसे करेगा। पूरा बजटरी एलोकेशन था 3430 करोड़ के आसपास, इस बार पूरी देश का बजट देखे वो करीब 48 लाख करोड़ के ऊपर है, मतलब 0.1% भी पर्यावरण के लिए नहीं दिया जाता है भारत में एनुअल बजट में। ये दर्शाता है, दिखाता है जो भारत सरकार के सामने और ज्यादातर हमारा राज्य सरकार के सामने ही पर्यावरण, इसमें प्रदूषण है, इसमें क्लाइमेट चेंज है, इसमें आपको पानी का प्रदूषण है, सारे सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लोगों का सैलरीज है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, सब मिलके आपको 0.07 व 0.08% पैसा पूरी पर्यावरणीय संकट का संभालने के लिए दिया जाता है, जो पिछले कुछ सालों में बहुत ढाक ढोल के साथ लॉन्च किया गया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसको आपको पैसा देखेंगे तो आप हंसेंगे कि आप रोएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। भारत का 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, कोस्टल एरिया में भारत का जो बड़ा हिस्सा सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का प्रभावित हुआ है, एक तो समुद्री तट का एरिया है, कोस्ट 3 जाएगा, एक पहाड़ी जो हिमालय का पहाड़ी है जो मैंने थोड़ा बोल रहा था, और तीसरा जो है सेंट्रल इंडियन ड्राई लैंड्स, जहां हीट वेव एंड हीट इंडेक्स का भयंकर वृद्धि हुआ है, भयंकर तरीके से बढ़ा है। तो ये तीनों को एड्रेस करना, इसके लिए आप मानिए पूरी 7,500 किलोमीटर कोस्ट के लिए एक नेशनल कोस्टल मिशन भारत सरकार ने बनाया था। उसके लिए कितना हजार करोड़ ने इस बार दिया है, 2 करोड़, 2000 नहीं 2 करोड़, मतलब उनके जो कुछ स्टाफ है उनको सैलरी, ऑफिस का रेंट और गाड़ी का पेट्रोल, इतने इससे चलेगा तो हो गया। बाकी नेशनल कोस्टल मिशन क्या करेगा, कैसे करेगा, 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन अरब सागर में पिछले 15 साल का रिकॉर्ड दिखा रहा है, जिस साइक्लोन अरब सागर में 100% इंक्रीज हुआ है। बंगाल का खाड़ी में साइक्लोन का नंबर बहुत नहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन साइक्लोन का पावर बहुत बड़ा है। ये एकदम प्रेडिक्टेड था, क्योंकि आपको पिछले 3-4 सालों में समुद्र का स्थल का जो सी सरफेस टेम्परेचर वो बहुत बढ़ा हुआ है, साथ साथ आपको हवा का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो हवा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो 7% ज्यादा मॉइस्चर हवा में हो सकते हैं। समुद्र का पानी का ऊपरी तल जितनी गर्म होगा उतना इवापोरेशन होकर हवा में जाएगा। हवा गर्म है 3-4 डिग्री तो 28-30% ज्यादा मॉइस्चर लेगा, और जब ऊपर उठेगा
तो मॉइस्चर जब फिर पानी बनेगा वो पूरा जो गर्मी लेके उठा था वो छोड़ देगा। तो मतलब तूफान पावरफुल होने जा रहा है और ये होने जा रहा है, मैंने होते रहेगा, इसका कोई अंत आने वाले 50 60 70 80 साल में नहीं है। तो ये सारे जानते हुए, और ये कारण है जो अरब सागर में, और भी बड़ा कारण, अरब सागर में हमारा इधर से कोई बड़ा नदी जाके गिरता नहीं है उतना, उसमें जो कूलिंग इफेक्ट जो थोड़ा सा बंगाल का खाड़ी में है वो इधर नहीं है। तो इस 100% 15 साल में यदि साइक्लोन इंक्रीज हुआ है, ये सरकारी आंकड़ा है। तो सरकार इसके लिए कर क्या रहा है? आप सारे वैसे बोला, नेशनल कोस्टल मिशन का इस साल का बजट बराद्द है 2 करोड़ रुपया। तो ये है सरकार का रवैया, जो पर्यावरण को मेजर संकट है उसको हमें एड्रेस करने के लिए। आप वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के लिए मानिए, हमारे देश में लगभग एक मोटा मोटा हिसाब है, करीब 40 से 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसमें निर्माण मजदूर है, जिसमें सड़क में माल बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स है। निर्माण मजदूर भारत में 7 से 8 करोड़ है। स्ट्रीट वेंडर जो छोटे छोटे सड़क में बेचते हैं, दुकान में नहीं, ऐसे इनका संख्या 3.5 से 4 करोड़ मिनिमम है। जो रिक्शा चालक है, जैसे पोर्टर है, जैसे दिल्ली का आजादपुर मंडी जाइए, दोपहर का गर्मी का टाइम, दोपहर का फुल गर्मी में रिक्शा भी चला रहा है लोड लेके, पोर्टर 50 केजी बोरी लेके पीछे लेके एक से अनलोडिंग कर रहा है, एक में लोडिंग कर रहा है। तो ये ऐसे लोगों का संख्या भारत में, खेत मजदूर है जो उसमें उसी गर्मी में उतना ह्यूमिडिटी कंडीशन में उनको बैक ब्रेकिंग लेबर करना पड़ता है, मनरेगा मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा है। तो इन सारे 40 से 50 करोड़ जो लोग हैं जो मजदूरी करके अपना जिंदगी चलाने के लिए मजबूर है, भारत सरकार क्या कर रहा है? भारत सरकार का अपना रिपोर्ट, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, जो भारत सरकार का भू विज्ञान मंत्रालय का जो 2020 का रिपोर्ट था, वो साफ दिखा रहा है आने वाले 3 से 4 दशक में 30 से 40 सालों में हीट वेव डेज 5 से 7 गुना से ज्यादा बढ़ेगा। 5 से 7 गुना मतलब 5%, 50% नहीं है, 500% से 700% तक ज्यादा बढ़ेगा। और ये रिपोर्ट इंटरनेशनल साइंटिफिक एसोसिएशन, जो इंटरनेशनल बॉडीज है, उन्होंने दिया। भारत में बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें गैंजेटिक बेसिन पूरा हरिद्वार से नीचे शुरू करके बंगाल का खाड़ी, पूरा गैंजेटिक बेसिन, साथ में पेनिसुलर इंडिया, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कंडीशन हर साल 32 से 35 दिन होगा जो आप काम नहीं कर सकते हो, फिजिकल काम, आपको मौत हो सकता है दिन में, गर्मी का टाइम। तो भारत सरकार का क्या इसमें रोल अभी तक देखा गया? भारत सरकार एक तो मौसम विभाग है जिन्होंने हीट वेव का एडवाइजर देता है। अभी हीट वेव का एडवाइजरी आप देखिए, 40 डिग्री प्लेन्स में, 37 डिग्री कोस्टल एरिया में, 30 डिग्री माउंटेन एरिया में, इसके ये है मिनिमम, इसको क्रॉस करेगा तभी जाके हीट वेव होगा। यदि उस टाइम का मैक्सिमम टेम्परेचर से 4.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए और 2 दिन तक रहे, उस 2 दिन जब आप हीट वेव डिक्लेयर करेंगे, उसका पहले हजारों मजदूर का मौत हो चुका है। और दूसरी, जहां आपको वेदर स्टेशन है, कहीं एक शहर में, कहीं एक जगह में, वहां हम वर्कर मजदूर काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है शहर का बीच में, जहां अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट 4 से 7 डिग्री तक ज्यादा टेम्परेचर होता है। शहर का गर्म सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, जहां बहुत सारे बिल्डिंग है, उनके बीच में 4 से 7 डिग्री टेम्परेचर मौसम विभाग का टेम्परेचर से ज्यादा है। वहां मॉइस्चर, जो उमस बिल्डअप काफी ज्यादा हुआ है, तो जिसको हीट इंडेक्स बोलते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर भी बढ़ गया। और ये सबसे खतरनाक कंडीशन है। 35 डिग्री टेम्परेचर यदि वेट बल्ब में आए, मतलब 80-85% ह्यूमिडिटी और सिर्फ 35 डिग्री टेम्परेचर, तो वहां आदमी अनप्रोटेक्टेड बिना कूलिंग को काम करेगा, फिजिकल काम करेगा, तो मर सकते हैं। ये मेडिकल डेटा है, मेडिकल एविडेंस है। तो इस कंडीशन में भारत सरकार का मौसम विभाग और भारत सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं? वो एक एडवाइजरी जारी करते हैं, अगला 3 दिन हीट वेव आएगा, आप बाहर मत जाओ, आप शेड में रहो, आप बहुत पानी पियो। अभी जो मजदूर 3 दिन काम में नहीं जाएगा, यदि उसको ठेकेदार व उसको एम्प्लॉयर उसके लिए कुछ मजदूरी भत्ता नहीं देगा, तो खाएगा क्या? आपका परिवार के पास क्या पहुंचाएगा? और बहुत सारे पानी पियो। जब हीट इंडेक्स होता है तब बहुत पानी पीने से कोई फायदा ज्यादा होता नहीं है, तब उसको, क्योंकि बॉडी जो ठंडा करने का जो मैकेनिज्म है, जो आपको पसीना आता है, पसीना भाप बन के उड़ जाएगा,
तभी जाके स्किन का प्लस ब्लड ठंडा होगा, वो ठंडा ब्लड अंदर जाएगा, फिर अंदर का हीट लेके बाहर आएगा। तो जब बहुत ज्यादा उमस है तब यहाँ से पसीना भाप नहीं बनेगा, तो बॉडी ठंडा नहीं होगा। तो हार्ट, बॉडी ठंडा नहीं हो रहा है तो और पंप करने का बोलेगा, तो उसमें हार्ट फेलियर, जिसमें जिसका भी थोड़ा वीक हार्ट है, कोई ना कोई हार्ट कंडीशन है, उसका हार्ट फेलियर होता है और किडनी फेलियर, ये दोनों में मौत होता है। और ये डॉक्टर्स ने आपको तब एडवाइस मैंने रजिस्टर करते हैं डेथ सर्टिफिकेट में कि इनका हार्ट का प्रॉब्लम था, ये हार्ट प्रॉब्लम में मर गए, इनका किडनी प्रॉब्लम था, किडनी प्रॉब्लम में मर गया। जनरली सरकार बोलते भी नहीं है और ये करते भी नहीं है कि आप इसको हीट वेव डेथ बोलो। इनफैक्ट सरकार बहुत सारे मेडिकल इसको एडवाइस करके रखे हैं, जो हम दूसरा सोर्स से पता कि हीट वेव डेथ अब नहीं बोलो, इसको जस्ट मेडिकली जो ऑर्गन फेल किया उसको बोलो। उस ऑर्गन फेल क्यों किया उसको एनालिसिस मत करो। तो इस रंग का जो मजदूर वर्ग के लिए, जो काम करने कामगार वर्ग के लिए बहुत बड़ा स्तर पे हीट इम्पैक्ट का जो असर बढ़ चुका है, ये चौथा क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत में बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर भी सरकार, आप कुछ कुछ जगह में हीट एक्शन प्लान देखेंगे, उसमें यही है, कुछ पानी का बंदोबस्त कर दो, कुछ ये कर दो। कुछ राज्य सरकार, आपको मुझे बोलना पड़ेगा, कुछ राज्य सरकार जैसे तमिलनाडु, केरला में राज्य सरकार ने हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर किया, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस, जैसे ही आप नेशनल, क्योंकि जब तक आप इसको किसी एक ऐसे आपदा को नोटिफाइड डिजास्टर नहीं घोषणा कराएंगे, तब तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो भी प्रोविजन है वो लागू नहीं होता है। तब चैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार को दया आया कि इतना लोग मर रहे हैं तो चलो कुछ दे दो, लेकिन यदि सरकार इसको नोटिफाइड डिजास्टर, नोटिफाइड आपदा घोषित करे, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सारे प्रोविजन उसमें तब लागू होगा, इंक्लूडिंग किसी को मौत हुआ तो उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा। इस जैसे हीटवेव कंडीशन आया तो जिस दिन वो काम नहीं कर पाएगा उसके लिए, उसको काम के लिए कुछ भरपाई करना है। तो ये सारे चीज भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होम अफेयर्स का मंत्रालय है, अमित शाह का मंत्रालय है, नहीं कर रहा है। मतलब उन्होंने बार बार हीट वेव को, जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, उसको नोटिफाइड डिजास्टर घोषित करने में बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ राज्य सरकारें हैं, हम लोग मध्य प्रदेश में काफी कैंपेन किए इसके ऊपर, पिछले 3-4 साल से कैंपेन किया। पिछले सितंबर में हमारा लार्ज पब्लिक मीटिंग के बाद 1 महीना के अंदर मध्य प्रदेश सरकार घोषणा किए थे। ऑफ कोर्स ये नहीं बोला कि हमारा कैंपेन का कोई रोल है उसमें, हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन उन्होंने घोषणा किए थे इस साल का 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर बोला जाएगा। तो ऐसे 3-4-5 कुछ स्टेट है जिन्होंने किया, लेकिन बाकी सारे राज्यों में, क्योंकि भारत सरकार, केंद्रीय सरकार नहीं किया, इसलिए राज्य सरकार को अपना राज्य में अंदर वो करना पड़ेगा, तभी जाके हीट वेव के चलते मजदूरों को या जो भी लोग बीमार पड़ रहा है, मौत हो रहा है, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा और बाकी सारे तंत्र एक्टिवेट होगा। तो ये जनरली आप देखेंगे जो क्लाइमेट, साथ में जो उसका जो एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए जो हीट वेव है, आपको बहुत ज्यादा भारी बारिश और शहरी बाढ़ का संख्या बहुत बढ़ चुका है। आपको साइक्लोन, जैसे मैंने बोला, अरब सागर में, पश्चिम तट में इतना साइक्लोन प्रोन नहीं था। ट्रेडिशनली बंगाल का खाड़ी ज्यादा साइक्लोन प्रोन था, अरब सागर साइक्लोन प्रोन नहीं था। उसका कारण है, वैज्ञानिक कारण है, उसमें विंड शेयर ज्यादा था, उसमें सी सरफेस टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता था। अभी वो चेंज सिचुएशन पिछले 15 साल में कंप्लीटली चेंज हो चुका था। पृथ्वी पूरी दुनिया का, धरती का कहीं और जगह नहीं है जहां 15 साल में साइक्लोन का नंबर, एवरेज नंबर दुगुना हो चुका है। ये अरब सागर में हुआ है, सारा दुनिया में सिर्फ इतना ही एक जगह में हुआ है, इतना तेजी से बढ़ा है। लेकिन सरकार क्या किया है, ये आंकड़ा सरकार जानती है, सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, एक्सेप्ट एक एडवाइजरी जारी करना। जो देखिए भारत में करीब 2.5 से 3 करोड़, अब यदि उनका परिवार को मान ले, क्योंकि परिवार में जो महिला है, मछुआरे परिवार में महिला भी काम करती है। मछली जब आते हैं, समुद्र से पकड़ के आते हैं, उसका शॉर्टिंग, ड्राइंग, सेलिंग, ये सारे ज्यादातर महिलाएं करती है। तो फिश वर्कर इसीलिए हम बोलते हैं, फिशरमैन नहीं बोलते हैं समुद्री मछुआरे को। तो ये जो है, ये 3 करोड़ से कम नहीं है। और इन लोगों का जो आज के दिन में स्थिति है, इनका पहले वर्किंग डे होता था 180 से 90 दिन सालाना। बाकी जो मानसून का जो प्रोहिबिटिव सीजन है, बाकी टाइम है, ये सब छोड़ के आज के दिन में इसमें करीब सालाना 5 बार
साइक्लोन वार्निंग जारी हो रहा है। साइक्लोन वार्निंग क्या होता है? साइक्लोन आ सकते हैं, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में बदल चुका है, आने वाले 4 या 5 दिन समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मत जाओ, घर में बैठो। ठीक है, घर में बैठ गया, सालाना 5 बार आया, 25 दिन आपको रोजगार चला गया। आपको 180-90 दिन का रोजगार था, उसमें 25 दिन आपको रोजगार चला गया। अभी ये जो चला गया, ये एक एवरेज मछुआरे को परिवार के एक मध्य वर्ग का स्तर से एक निम्न मध्य वर्ग स्तर में नीचे उतर दिया, और उनका सारे जो लाइफस्टाइल, सारे जो प्रोविजन था, उसमें बहुत बड़ा घटती हो रहा है। तो इसका भरपाई कौन करेगा? जब तक इसके सरकारी इंटरवेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये सारे चीजों में जिस मजदूर वर्ग हीट वेव से सफर कर रहा है, जो मछुआरे बार बार साइक्लोन वार्निंग से अपना रोजगार खो रहा है, समुद्र में मर रहा है, इन्होंने तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया ना। इनका अपना कंजम्पशन, अपना एमिशन तो मिनिस्क्यूल है, बहुत छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार रिलेटेड टू देयर कैपेसिटी इन लोगों को झेलना पड़ता है। तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कमी है, यूएस निकल गया, वो कर रहा है, वो बात सही है, उनका हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसको जिम्मेदारी पकड़ना चाहिए। लेकिन हमारे सरकार कोई छोटा एरिट्रिया सिएरा लियोन का सरकार तो नहीं है, उनके पास कोई पैसा नहीं है। हम 1,10,000 करोड़ में एक बुलेट ट्रेन बना सकते हैं, लेकिन 10,000 करोड़ क्लाइमेट एक्शन के लिए दे नहीं सकते हैं, ऐसे सरकार है। 10,000 करोड़ नहीं दे सकते हैं। पूरी पर्यावरण मंत्रालय के लिए हम 3,400 करोड़ सालाना देते हैं। तो ये स्थिति और भी खतरनाक होते जाते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तो देखिए बहुत क्लियर है, एज इंडिविजुअल्स, एज एनजीओज, एज साइंटिस्ट, हम लोग एज ए साइंटिस्ट हम इसके आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार, इस ढंग का सरकार, आप कोई भी सरकार दी, लेकिन अभी तो और भी बुरा हालत है, तब तक ये नहीं सुनेगा जब तक इसके पीछे मास बेस नहीं है, बड़ा स्केल में इसके आवाज को उठाने का लोग नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा जो एक काम है, जहां बड़े संख्या में ऐसे मजदूर कामगार वर्ग है, जैसे अभी थोड़ी दिन पहले भी हमारा एक इंटरेक्शन हुआ, 2-2.5 घंटा का सेशन हुआ। इसके पहले 2019 से हम जैसे सड़क में बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स का जो नेशनल बॉडी है, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, उनके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनको समझ बढ़ा रहा है, उनको द्वारा हम अलग अलग राज्य सरकार के साथ, क्योंकि केंद्रीय सरकार में उम्मीद बहुत कम रह गया, क्योंकि वो सारी चीज हम जितनी भी इंटरेक्शन कर रहे हैं वो कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। लेकिन अलग अलग राज्य सरकार में जब इनके साथ हमने माने हम पीछे बैकग्राउंड से इनको पेपर बना दिया, समझ बना दिया, इनको एक्शन पॉइंट किया होगा, लेकिन उसको लेके जब ये नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, इन्होंने जब राज्य सरकार के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, वहाँ कुछ कुछ रिजल्ट मिल रहा है। ऐसे ही ये जो समुद्री तट पे जो मछुआरे हैं, इनके लिए एक तो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम जो पूरा देश का ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा नेशनल फोरम फॉर स्मॉल स्केल फिश वर्कर, वो भी पूरा नेशनल बॉडी है, यूनियनाइज बॉडी है, और लाखों मछुआरे का बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। इनके साथ हमने इनको समझ बढ़ाना, इनको ये स्थिति क्या है, कहाँ जा रहा है, आप क्या कर सकते हो, अपना समुदाय के स्तर पर अपना क्या कर सकते हो, अपना राज्य सरकार व गवर्नेंस के स्तर पर कहाँ हस्तक्षेप कर सकते हो, क्या क्या टेक्निकल मीन्स एक कम्युनिटी व यूनियन अपने आप कर सकते हैं जिसको सेफगार्ड कर सकते हैं। तो इस ढंग का चीजों में बहुत ज्यादा आज इम्पोर्टेंस है। और लास्ट पॉइंट मेरा, इसके बाद यदि अच्छा लगेगा, यदि लोगों को इसके ऊपर सवाल है, जो कंडीशन आज आया है, जैसे वायु प्रदूषण में सचमुच में इतनी कम एक्शन हो रहा है। जैसे भारत सरकार का एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, शायद आप जानते होंगे, ये कुछ साल पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन उसको फंडिंग बंद होगा। जैसे सारी चीजों में सरकार कर रही है ना, ये सरकार जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके उसको फंडिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दे रहा है, और कुछ करके फिर मोदी का फोटो और एडवर्टाइजमेंट में उसको जा रहा है। तो इसमें भी ऐसे ही काम हुआ। जो आपको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पहले 2 साल में कुछ कुछ पैसा आया, अभी उसमें सिर्फ मॉनिटर लगाने वाले पैसा का भी अलॉटमेंट नहीं है। तो क्या काम होगा? आप क्लीन एयर तभी कर पाएंगे जब बाकी और चीजों का मॉनिटर करेंगे, क्या स्थिति है समझेंगे, उतना भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो सिमिलरली जैसे कोस्टल मिशन की बात किया, पूरी 7,500 किलोमीटर कोस्ट के लिए 2 करोड़ रुपया दे दिया, तो उसमें क्या ढाक बजेगा? तो इस स्थिति में हमें एक तो स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, और एक प्रायोरिटाइजेशन का जरूरी है कि हम किसके लिए, जैसे मेरे लिए, हमारे ग्रुप्स के लिए, हम किसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज से, वायु प्रदूषण से मध्य वर्ग भी प्रभावित है, काफी हद तक प्रभावित है, ऐसा नहीं है जो नहीं है।
लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है, ये जो कामगार वर्ग है, जो वर्किंग क्लास है, जो शहर को भी चलाते हैं, और जो बिल्डर्स है, मतलब बिल्डर्स मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं, जो हमारे सारी चीजों में, फैक्ट्री में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, सामान सड़क के थ्रू, दुकान के थ्रू हमारे पास पहुंचाते हैं, ऐसे सारे मछुआरे मछली पकड़ते हैं तो जितना हमारे जैसे मछली खाने वाले लोग भी उसमें थोड़ा सा मिलता है। तो ऐसे पूरी जो वर्ग है, जिसको मैंने बोला करीब लाख एस्टिमेट है, भारत में 40 करोड़ से ऊपर है, इनके ग्रुप्स के साथ इनको अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करना, इनको समझ को बिल्डअप करने, ये जो हो रहा है इसका ट्रेंड क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या क्या आप अपना स्तर पे कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हो। क्योंकि जब लोगों को बुलाया जाता है हीट वेव, अभी आपको कैसे समझ में आएगा हीट वेव है कि नहीं है, मौसम विभाग बोलेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, मौसम विभाग का वेदर स्टेशन है कहीं, आप शहर में कहीं काम कर रहे हो, तो मौसम विभाग का वेदर स्टेशन अच्छा सा पेड़ पौधा वाला जगह में लगा रखे है अपना ऑफिस बिल्डिंग में, तो अपना कंडीशन वो दिखा रहा है, वो आपको कंडीशन नहीं दिखा रहा है। तो मजदूर वर्ग, काम करने वाले लोग अपने आप इसको कैसे मॉनिटर करें, कैसे समझे, और साथ साथ एडवोकेसी के तौर पर मौसम विभाग व सरकार के साथ भी ये डायलॉग करना पड़ेगा, ये तर्क के साथ कि ये कंडीशन, ये मॉनिटरिंग, आप अपना गाइडलाइन बदलो। क्योंकि जैसे मैंने बोला, कोस्टल एरिया में 37 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा तो मौसम विभाग का अपना गाइडलाइन में वो हीटवेव डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कोस्टल एरिया में 35 डिग्री और 80% ह्यूमिडिटी बन जाते हैं। अभी मुंबई में कुछ दिन पहले मुंबई का लोग बोल रहे थे कि हम 35 डिग्री भी नहीं हुआ, 34 है, हमें चक्कर आ रहा है, हमें डिजीनेस आ रहा है। तो उस मतलब है आपको हीट इंडेक्स, सिर्फ हीट वेव नहीं, हीट इंडेक्स क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। तो मौसम विभाग का भी अपना साइंटिफिक गाइडलाइन बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोग सिर्फ एलिट नहीं है, लोग सिर्फ अपना घरों में ऑफिस में काम नहीं कर रहे, लोग सड़क में काम कर रहे हैं, लोग निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोग धूप में काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रेशर बिल्डअप करने का काम हमें करना पड़ेगा, बड़ा स्केल में करना पड़ेगा। और इसमें मुझे लगता है जहां भी मजदूर वर्ग का यूनियंस है और लार्ज बड़ा ऑर्गेनाइज ग्रुप है, उनको ये समझाना बहुत जरूरी है। साथ में किसानों के साथ एक लास्ट पॉइंट मेरा है, क्योंकि आपने 2022 आपको याद होगा, जो 2022 का फरवरी तक बहुत व्हीट हार्वेस्ट का प्रेडिक्शन था, फोरकास्ट था, और मार्च अप्रैल में 3 हीट वेव आया 22 का, और पूरा गेहूं का प्रोडक्शन क्रैश किया। भारत सरकार एक्सपोर्ट, गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, बैन कर दिया। उसमें प्राइसेस का ये हुआ, लोगों का, किसानों का, जो सबसे छोटा किसान है, जो उधार लेके खेती करते हैं, जिनको प्रोडक्शन लॉस हुआ, उनको तो जीना या मरने का सवाल हो गया था। तो इस ढंग का कंडीशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो सारे क्लाइमेट का जो इंडिकेशन है ये बढ़ते जाएगा। तो इस ढंग का कंडीशन में किसानों को भी अपना ऑर्गेनाइजेशन में, अपना इसमें सिर्फ एमएसपी का मुद्दा ठीक है, मतलब मीडियम किसान, बड़े किसान के लिए जरूरी है, एकदम छोटे किसान के लिए तो मुद्दा भी नहीं है एमएसपी। लेकिन एमएसपी मुद्दा छोड़ के भी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में जो सब किसान का नुकसान हो रहा है, आपको यदि फसल होगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं, जैसे 2009-10 में राजस्थान में बहुत बड़े स्केल में सरसों का खेती नुकसान हुआ, क्यों? पाला पड़ गया, ग्राउंड फ्रॉस्ट हो गया, एकदम ओवरनाइट ग्राउंड फ्रॉस्ट हो गया। तो यदि आपको फसल ही नहीं होगा तो किसका एमएसपी आप मांगोगे? तब तो आपको मांगना पड़ेगा हमें मुआवजा दो, मुआवजा दो, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो बार बार एक हुआ मुआवजा दो, और कुछ हुआ मुआवजा दो। ये साइकिल से निकलने के लिए इसको अपना प्लानिंग में लेना पड़ेगा, और क्लाइमेट इम्पैक्ट को समझते हुए सरकार के ऊपर प्रेशर डालना ये भी जरूरी है, जिसको एक इंटीग्रेटेड प्लान एग्रीकल्चर के ऊपर आप लाओ, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करे, ना कि ये एक्सट्रीमली केमिकल एंड मशीन इंटेंसिव खेती, जो थोड़ा सा क्लाइमेट का एक होगा और गिर पड़ेगा, ऐसा खेती में हम निर्भर हो जाए। तो ये सारे एजेंडा मेरे ख्याल में, जैसे हमारे सारे ग्रुप में, एनएचसीपीएम में भी इस ढंग का एजेंडा के ऊपर काफी दिन काम चल रहा है। लेकिन अभी हमारे पास कॉन्क्रीट, बहुत सारी चीजों में कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे डेटा है, आंकड़ा है, बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रेटेजी है, जो मजदूर वर्ग को, किसान को, छोटे किसान, ज्यादातर छोटे किसान, मजदूर वर्ग, इन सबको मदद कर सकते हैं। तो इसको आधार पर
और पूरी जो देश का पर्यावरण में जो कुछ कॉमन फैक्टर है, जिसमें वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा है और क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स ये बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके ऊपर एक लार्जर स्केल में डायलॉग करना और प्रेशर बिल्डअप करना, ये मेरे ख्याल में हमारा आज के दिन में एक टॉप प्रायोरिटी में आना चाहिए। उसके बाद हम छोटे छोटे चीजों में लोकली एक जगह में एक, वो भी इम्पोर्टेंट है, कहीं एक खदान बन रहा है उसके खिलाफ लड़ाई, कहीं एक फैक्ट्री बन रहा है तो उसको ये होगा उसके खिलाफ लड़ाई, वो सारे जरूरी है। लेकिन कुछ चीज ऐसे है जो आप बढ़ते जाएगा और आप अभी से तैयारी हम नहीं करेंगे तो आने वाले 5 से 10 साल में स्थिति हाथ से पूरा बाहर हो जाएगा। और ये चीज ध्यान में रखना चाहिए जब आप एक छोटा कहीं कुछ करते हैं, जैसे एक नदी अच्छा बह रहा है उसके ऊपर बांध दिया, अच्छा चीज नहीं है, जो नदी का इकोलॉजी खराब होता है, लेकिन यदि वो किसी भी तरीके से आपको आंदोलन से या किसी भी तरीके से उस बांध को आप खोल सकते हो, जो आज के दिन में अमेरिका यूरोप में बहुत जगह में हो रहा है, डिकमीशनिंग हो रहा है, तो 10 साल के अंदर नदी उस इकोलॉजी को रिकवर करेगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज में काफी सारे चीज ये जो एम्पलीफाइंग फीडबैक इफेक्ट का चलते एक बार उस लिमिट से हम बाहर जाएंगे तो रिकवरी नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा खतरा है। तो इसको समझते हुए एकदम इमरजेंसी, और इमरजेंसी इसको नहीं बोलना चाहिए, टॉप अर्जेंसी के आधार पर हमें ये सारी चीजों में अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए पड़ेगा। जो मजदूर वर्ग है और छोटे किसान है, इन सब के साथ बहुत तेजी से बहुत इंटेंसिव डायलॉग करना पड़ेगा। और वो जब मांगेंगे हम क्या करें, तो हमें इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए हम उनको कुछ ऐसे दे पाए कि कल आप ये करोगे तो आपको ये फायदा होगा। बाकी तो आप सरकारी पॉलिसी के साथ आप लड़ोगे, हम भी उसमें रहेंगे, लेकिन ये चीज करोगे तो कल आपको फायदा होगा। जैसे मैंने बोल रहा हूँ, जो हॉकर्स, शहरी मजदूर, इनके साथ हमने जो किया, उनको सीधा सिखाया कि ये सिंपल चीजों से आप अपना क्षेत्र में कंडीशन सेफ है कि अनसेफ है ये आप मॉनिटर कर सकते हो। इससे आप अपना कंडीशन को, यदि किसी को भी हीट रिलेटेड इम्पैक्ट दिखे, इस चीज जो बहुत सिंपल है इसमें आप बचा सकते हो, लोगों को गंभीर रूप से बीमार होना व मौत से बच सकते हैं। फिर अगला स्टेप होगा सरकार के साथ डायलॉग करना, जो हो रहा है, जो हमारा दोस्तों का ग्रुप जो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, अभी वो सरकारों के साथ डायलॉग कर रहा है अपना पेपर के साथ। कुछ जो मुझे बोला बेसलाइन पेपर लिख दो, तो मैंने लिखा, उन्होंने आईएलओ के साथ डायलॉग शुरू किया कि लेबर लॉज में इस ढंग का प्रोविजन होना चाहिए। लेबर लॉज में यदि इस ढंग का प्रोविजन नहीं होगा तो सरकार और भी फ्रीडम मिलता है, कुछ तो प्रेशर वहां से भी बनेगा। तो ये सारे मेरे लगता है आज के दिन में एकदम टॉप प्रायोरिटी में लेना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इमरजेंसी के बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी होने से ही सरकार के हाथ में सारे पावर चले जाए और सिटीजन का क्षमता चले जाए, सिटीजन को सारे डिसाइसिव पावर ले लिया जाए, दैट इज एक्सट्रीमली अनडिजायरेबल। लेकिन अर्जेंट एक्शन का बेसिस पे ये सारे चीजों में हमारा अपना एजेंडा में काम करना चाहिए, साथ साथ एडवोकेसी के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव डाल के बड़े ग्रुप के साथ, मजदूरों को, किसानों के बड़े ग्रुप के साथ ये काम करना चाहिए। और इसमें उनके तरफ से काफी समझ में कमी है, ठीक है, कमी है, डायलॉग चलना चाहिए हमें उसको, क्योंकि ये क्रिटिकल इशू है, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, आने वाली काफी पीढ़ियों के लिए। तो उसके लिए हमें उतना बाकी चीज को थोड़ा सा कम ये देके इसको हाई प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सौम्य दत्ता जी।